म्यूचुअल फंड सही है तो आपने सुना होगा, पर म्यूचुअल फंड काफी है ये आज की वीडियो का और इस सीरीज का टाइटल होने वाला है। इसका मतलब कि म्यूचुअल फंड्स आर इनफ फॉर यू इफ यू अंडरस्टैंड देम वेल। अगर आप डीपली उनको समझ जाएं, डीपली मतलब कि डीपली, जैसे ज्यादा लोग समझते हैं वैसे नहीं, एक्चुअली अच्छे से समझ जाए तो आपके लिए वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यू कैन प्ले अराउंड विद द लॉट ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड्स एंड दे विल वर्क फॉर यू, दे विल मेक मनी वर्क फॉर यू, दे विल मेक रिटर्न्स फॉर यू एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो आप एक तो उनकी एक्सपर्टीज ले रहे हैं, बहुत फायदा भी आपको मिलेगा। दूसरी बात, आपका टाइम बच रहा है, समय बच रहा है, आपका स्ट्रेस बच रहा है और रिस्क जो है मिनिमाइज हो रहा है। तो आपको डायरेक्ट स्टॉक लेने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, किसी और को फंसाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड को समझ जाए आपका सारा काम वहीं कहीं हो जाता है। पर जैसे मैंने कहा, डीपली समझना है, बेसिक तरीके से नहीं समझना है। अभी तक हमने बेसिक तो बहुत बार समझा है, बहुत बार मैंने सीरीज बनाई है, वीडियो बनाई है जहाँ पे बेसिक्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के, म्यूचुअल फंड करता क्या है। अगर किसी को नहीं पता बता दूं तो एक म्यूचुअल फंड आपके लिए इन्वेस्ट करता है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इट हेल्प्स यू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले लें, वो आपके लिए स्टॉक में पैसा लगा देगा और वो बदले में फीस चार्ज करेगा, बदले में रिटर्न देगा। दैट्स अबाउट इट। बट डीपली कैसे समझना है, जो गलतियां लोग करते हैं उससे हम कैसे बचें, वो क्या गलतियां होती हैं वो जानेंगे हम इस सीरीज में। म्यूचुअल फंड्स काफी है इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कि वो बहुत है आपके लिए। म्यूचुअल फंड्स आर इनफ फॉर यू बट ओनली एज अ कंडीशन इफ यू अंडरस्टैंड देम डीपली। तो आज वीडियो शुरू करते हैं, सीरीज शुरू करते हैं। एक एपिसोड आपके लिए लाता रहूंगा, इसमें अलग अलग लोग जो गलतियां करते हैं वो बताऊंगा और उनके सोल्यूशन बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, गलती कौन सी करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे इसमें फंसते हैं और उससे बचें कैसे, क्या सोल्यूशन है, प्रैक्टिकली विद एग्जांपल्स आपको मैं बताने वाला हूं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। पोर्टफोलियोज हमारे ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब सेम सेम हो जाते हैं। अगर मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड हैं, वो क्या हो गए? सेम सेम हो गए। मुझे लग रहा है कि मैं 5 अलग अलग फंड में पैसा लगा रहा हूँ, पर वो पांचों फंड्स ने सेम स्टॉक्स ऑलमोस्ट ले रखे हैं, तो मेरा पैसा सेम जगह लगा है, व्हिच मींस मेरा रिस्क बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो पांचों के पांचों पे नहीं करेंगे, पांचों के पांचों डूबेंगे, रिस्क बढ़ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मेरी हुई नहीं, प्लस मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है क्योंकि मेरे को 5 अलग अलग फंड को ट्रैक करना पड़ेगा। तो क्या ये लोग गलती करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो डिटेल में बात करें तो पोर्टफोलियो ओवरलैप, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों के पोर्टफोलियो ओवरलैप मतलब कि कॉमन हो जाता है, सेम स्टॉक्स बार बार रिपीट होने लग जाते हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं डुप्लीकेशन हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने पैसे को बांटना अलग अलग जगह ताकि पैसा थोड़ा रिस्क कम हो, सेफ हो। तो जैसे कहते हैं डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो ये बात तो सही है, इसलिए 5-6 म्यूचुअल फंड लोग रखते हैं कभी कभी, पहली बात तो 5-6 बहुत ज्यादा है, कोई लोग 10-15 रखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा है, वो सब आपको नहीं करना है। आई बिलीव मैक्सिमम आपके पास 3 से 4 मैक्सिमम म्यूचुअल फंड होने चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब अगर जो 3, 4, 5 है भी, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है समझते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो रैंडमली जो म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्म करा है आज तक या पिछले साल जो बेस्ट रिटर्न दिया है उसको जाके ले लेंगे विदाउट नोइंग और अंडरस्टैंडिंग कि वो म्यूचुअल फंड करता क्या है, कहाँ पैसा लगाता है। अब भाई साहब एक बात बताऊं, लास्ट ईयर उसने बेस्ट रिटर्न दिए, आपको कैसे मालूम कि वो अगले साल भी देगा? देयर इज नो गारंटी, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर इज द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सो दैट आप assumption लगा पाओ बेटर कि वो कैसे रिटर्न देगा। अब इस चक्कर में उन्होंने ले तो लिया, अब ऐसे 5 म्यूचुअल फंड ले लिए जिन्होंने बेस्ट रिटर्न दिए थे। अब मान लेते हैं वो जो बेस्ट रिटर्न दिए वो 5 म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी के हैं, तभी तो बेस्ट रिटर्न दिए। वो कैटेगरी मान लेते हैं चल गई, कोई भी कैटेगरी, जैसे स्मॉल कैप स्टॉक। स्मॉल कैप स्टॉक क्या होते हैं? छोटे स्टॉक्स, जिनको नहीं पता। तो छोटे साइज के स्टॉक्स जो है उनका जो म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड छोटे साइज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सारे के सारे मान लीजिए 1 साल में चल गए और आपने ये देख के ले लिया कि ये सब चले हैं, मैं भी ले लेता हूं। बट अब आगे वो चले नहीं। दूसरी बात, आपने सारे सेम ले लिए, तो अब नहीं चलेंगे तो 5 नहीं चलेंगे, चले तो 5 चले थे, नहीं चले तो 5 नहीं चले, तो किस बात की डाइवर्सिफिकेशन हुई? बिल्कुल नहीं हुई। आपने तो बेसिकली एक तो सेम बास्केट में डाल ही दिया ना। हाँ, अब आपको लग रहा है वो मे बी अंडे का नाम अलग है, जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम अलग है कि कोई मे बी HDFC वालों का होगा म्यूचुअल फंड, कोई कोटक का होगा, कोई पराग पारे का होगा, कोई एक्सिस का होगा, कोई मोतीलाल का होगा, कोई निप्पॉन का होगा। पर म्यूचुअल फंड की अगर कैटेगरी सेम है तो उनके स्टॉक्स भी मोस्ट लाइकली सेम होंगे। इसका मतलब आपका पैसा सेम ही जगह लग रहा है, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। This is the big mistake that people make. They overlap their portfolios. They never check the components or constituents or stocks of the mutual fund that it holds. Components, constituents मतलब वो म्यूचुअल फंड ने पैसा कहाँ कहाँ लगाया है, कितना कितना लगाया है, ये जानना जरूरी है और उसकी क्या कैटेगरी है। इसमें बात करते हैं कैसे इससे बचना है, वो मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन के साथ। नंबर 1, जैसे मैंने बोला, कैटेगरी, मतलब वो म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी का है, वो स्कीम किस कैटेगरी की है। बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने बताया था, प्रैक्टिकली समझाऊंगा चीजों को कैसे करना है। गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, हमारी फैमिली है, 3 गाड़ियां मान लिया बस है।
एक सेडान है, एक एसयूवी है, हैचबैक है, तो बहुत बढ़िया है, तीनों काम आपके हो रहे हैं। छोटी गाड़ी हैचबैक सब्जी वब्जी लाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, गलियों में जाने के लिए। सेडान जो है आपकी पार्टी कार मेरी हो गई, एसयूवी जो है ट्रैवलिंग के लिए हो गई, जो फैमिली पूरी की पूरी इकट्ठे जा रही है, बड़ी गाड़ी हो गई। अगर एक फैमिली पर ऑन द अदर हैंड है, इस घर में 8 लोग हैं और उनके पास मे बी सेडान ही सेडान है, सारी हैचबैक ही हैचबैक है, तो क्या उनकी बात बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि एक पॉइंट पे तो पार्टी कार सेडान अच्छी, फास्ट है, स्पीडी है, उसमें तो उनके काम वो आएगी। तो उनके पास 8 के 8 सेडान है, तो बढ़िया है यार, 8 अलग गाड़ी वो चलाएंगे। पर जब 8 लोगों को साथ में जाना होगा तो भाई साहब क्या करेंगे? वो विल नॉट बी एबल टू गो टुगेदर, राइट? एंड दैट इज अ रिस्क फॉर देम। तो रिवॉर्ड है पर रिस्क भी उतना ही है। और 8 कैट सेम ले ली, डाइवर्सिफिकेशन तो हुई नहीं, रिस्क मैनेज तो हुआ नहीं। सेम विद म्यूचुअल फंड्स और सेम विद इन्वेस्टमेंट्स। आपके हर एक म्यूचुअल फंड जो अलग अलग है, वो अलग अलग यूज केस भी उसका होना चाहिए, वरना तो आप एक ही म्यूचुअल फंड ले लें। 5 लेने का फायदा क्या, जब 5 फायदे नहीं दे रहे हैं तो अगर आप 5 म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि पांचों अलग अलग कैटेगरी से हैं, ताकि एक में को ये फायदा दे रहा है, एक में ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, पर एक मेरा रिस्क मैनेज कर रहा है, एक मुझे रेगुलर डिविडेंड दे रहा है, एक मेरा ये मे बी इस सेक्टर में एलोकेशन बना रहा है, ये एक मेरा टैक्स सेविंग कर रहा है। अलग अलग आपकी यूज केस है, अलग अलग आपके फायदे या नुकसान है। अगर आपने सेम ही कैटेगरी के 5 म्यूचुअल फंड ले लिए तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। एक तो आप सेविंग स्टॉक्स में अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं, अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, फायदा आपको कुछ हो नहीं रहा है। सो व्हाट इज नंबर 1 थिंग यू डू टू अंडरस्टैंड द कैटेगरीज अगर मैं आपको क्विकली समझाऊं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप होती है, मतलब कि बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, बीच वालों में करेगा, छोटों में करेगा। अगर आपको तीनों लेने हैं तो तीनों अलग अलग लेने, लार्ज कैप का एक हिस्सा, मिड कैप का एक, स्मॉल कैप का एक, ताकि छोटे स्टॉक्स भी आपके पास हैं, बीच वाले भी हैं, बड़े भी हैं, ताकि रिस्क मैनेज हो जाए। अगर आप सारे स्मॉल कैप ले लें, सारी लार्ज कैप फंड ले लें, तो फिर एक ही ले लें, 5 लेने का फायदा नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ये ध्यान रखें, इसको पढ़ें और रिव्यू करें अपने म्यूचुअल फंड की आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर है तो अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग भी, ये नहीं कि एक है जो सिर्फ रिस्की कैटेगरी, फायदा नहीं, बात नहीं बनेगी, या एक है जो बिल्कुल सेफ है। बैलेंस बना के चलना है, सेफ्टी भी उतनी जरूरी, थोड़ा रिस्क भी उतना जरूरी। रिस्क नहीं है कि तड़का नहीं लगेगा तो रिटर्न नहीं बनेंगे, थोड़ी ग्रोथ के लिए थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है, एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी भी उतनी जरूरी है। आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, एक कैटेगरी देख ली। दूसरी चीज, कभी कभी कैटेगरी अलग होने के बावजूद कॉमन स्टॉक्स निकल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो भी वेबसाइट पर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड एनालाइज करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो पहली बात तो करें। कौन से म्यूचुअल फंड ऐप पे करना है बता देता हूँ। एक कॉइन ऐप है जो ब्रोकर है, ग्रो ऐप है अगेन ब्रोकर है, एंजल वन है, एक म्यूचुअल फंड सेंट्रल नाम का ऐप है, या स्टॉक एक्सचेंज स्क्रीनर है। जो भी चीजों पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, डेटा पढ़ सकते हैं। आपने अगर ये डेटा पढ़ा म्यूचुअल फंड का, रिटर्न सब कुछ देख लिया आपने, फीस देख ली, सब कुछ देख लिया, उतना ही तक लोग देखते हैं, आगे नहीं देखते हैं। आप पूरा स्क्रॉल करेंगे नीचे, एकदम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे होंगे, मतलब इस म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए कहाँ है। अगर 100 रुपए उसके पास है तो उसने 100 रुपए में से 5 रुपए स्टॉक में लगाए, 3 रुपए इसमें लगाए, 2 रुपए इसमें लगाए, उसे लिखा होता है। तो आप दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने टाइम देखें कि उनके टॉप 10 और टॉप 10 स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स हैं। अगर तो वो कॉमन है, बहुत ज्यादा सेम है, तो फिर वो म्यूचुअल फंड अगेन ओवरलैप कर रहा है, उसको लेने का फायदा नहीं है। अगर वो अलग अलग है और आपकी नीड्स को बीट कर रहा है, तभी आप वो म्यूचुअल फंड लें। दिस इज हाउ पीपल गेट ट्रैप्ड एंड दिस इज हाउ यू कैन नॉट गेट ट्रैप्ड। आप इससे बच सकते हैं। प्रॉब्लम भी बता दिए, सोल्यूशन भी बता दिया है। एक और एडवाइस देता हूँ, प्रो टिप देता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ। मेरे पास 3 ही म्यूचुअल फंड है जो रेगुलर हैं, 3 भी क्या, इनफैक्ट 2 ही हैं जिनमें SIP चलती हैं। एक है जो लमसम मैं कभी कभी प्ले करता रहता हूँ, बट अदरवाइज मेरे को नहीं लगता है बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी लेने हैं, तीनों को अलग अलग क्यों लेना भाई साहब? मल्टी कैप फंड ले लें, राइट? मल्टी कैप फंड क्या होता है, जो मल्टीपल कैप्स में प्ले करता है, लार्ज भी रखेगा, मिड भी रखेगा, स्मॉल भी रखेगा, तो वो एक ही फंड आपके तीनों काम कर रहा है। सो ये समझना जरूरी है, इसको समझें, अलग अलग कैटेगरी को जाने, फिर इन्वेस्ट करें। प्लीज पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग मत करो। आपको लग रहा है कि 10 अलग म्यूचुअल फंड लेके मेरे 10,000 फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। वो सब आपका पैसा बट गया है ना, पैसा तो उतना ही लगा है ना आपका 100 रुपए। अब वो 100 रुपए 10 में बांटो कि 1 में बांटो, बांटना है तो बांटो, पर मेक श्योर करो कि अलग अलग में तो बांट रहे हो। फायदा जो दे रहा है हमें वो करना है। ऐसा नहीं कि सीधा जाके कोई 20 म्यूचुअल फंड ले लिए तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए नुकसान होगा और स्ट्रेस बढ़ेगा। प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस एंड रेक्टिफाई दिस। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पे मैं एक और गलती बताऊंगा, उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा और आपको म्यूचुअल फंड्स को डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करूंगा। नॉट जस्ट द बेसिक NAV एंड एक्सपेंस रेशियो एंड CAGR एंड रिटर्न, वो सब तो हमने कर लिया। डीपली बहुत सारे रेशियोज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स एंड हैक्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो कितना रिस्की है म्यूचुअल फंड, कितना परफॉर्मेंस की पहले रही, कितना किसने आउट परफॉर्मेंस करी, अंडर परफॉर्मेंस करी, क्या इसकी आइडियोलॉजी है, कैसे इसके बारे में, इसके फंड मैनेजर को जानना है, सब कुछ बताऊंगा इस सीरीज में। जो है म्यूचुअल फंड काफी है। अब म्यूचुअल फंड काफी है कि नहीं वो आप बताओ। मैं मिलता हूँ आपको कल अगली वीडियो में। सी यू सून, बाय।